हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। साल है 1801। फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड के एक आइसोलेटेड प्लेस से होती है। वहाँ हम एक महिला को देखते हैं जो घर से दूर भागती जा रही है। अचानक से वो एक जगह बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका नाम जेन है। उसके ऐसा करने की वजह क्या है वो सिर्फ जेन जानती है। उसे दूर सामने एक घर दिखाई देता है। वो उसके दरवाजे तक जाती है और बेहोश हो जाती है। वो शख्स दरवाज़ा खोलता है। उसका नाम जॉन है और वो घर में अपनी दो बहनों के साथ रहता है, डायना और मैरी। वो इसे इस हालत में देखते हैं तो भीतर ले आते हैं। वो उससे उसका नाम और पता पूछते हैं, पर जेन को कोई होश नहीं है। वहाँ से जेन अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं जेन 10 साल की है और वो अपने आंट सारा रीड के घर रहती है। कुछ वक्त पहले ही जेन के माता पिता टाइफस बीमारी से मारे गए थे, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि जेन का ख्याल अब उसकी आंट रखे। उसकी आंट सारा के 3 बच्चे हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा जॉन जो जेन को काफ़ी मारता है क्योंकि जेन उसकी किताबें छूती है। उसे किताब पढ़ने का काफ़ी शौक़ है और सारा भी जेन को नापसंद करती है और उसे एक बोझ समझती है। वो उसे पनिशमेंट के लिए रेड रूम में बंद कर दिया करते क्योंकि जेन को वहाँ काफ़ी डर लगता था। एक दिन सारा जेन को लोवुड इंस्टीट्यूशन भेजने का तय करती है। लोवुड गरीब और अनाथ लड़कियों का ऑर्फनेज था। इस बात से जेन काफ़ी दुखी हो जाती है। वो सारा से अपने मन की बात कहती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। जेन कहती है जो तुमने मेरे साथ किया है उसका भुगतान तुम्हें इसी जन्म में करना होगा। दूसरे दिन जेन गाड़ी में बैठ के लोवुड के लिए निकल जाती है। वहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जेन को होश आ गया है। वो जॉन और उसकी 2 बहनों के साथ लंच पर बैठी है। जेन जॉन से कहती है कि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, वो उसे कोई काम बताए। डायना और मैरी कहती है कि तुम अभी फिट नहीं हो काम करने के लिए। जॉन उसे काम देने के लिए मान जाता है और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। जेन फिर से अपने पास्ट में चली जाती है जब वो लोवुड इंस्टीट्यूशन में आई थी। वहाँ उन्हें हर छोटी बात के लिए पनिश किया जाता था। एक दिन एक लड़की को पनिश किया जा रहा था। उसका नाम हेलेन था। ये देख जेन के हाथ से स्लेट छूट जाती है और फिर पनिशमेंट के तौर पर वार्डन उसे पूरा दिन चेयर पर खड़े रहने के लिए कहती है। हेलेन सबसे छिपकर शाम उसके लिए खाना ले आती है। वो जेन से उम्र में बड़ी थी। वहाँ दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों लोवुड में साथ वक्त बिताने लगे थे। जेन उसे बताती है कि उसकी आंट रीड किस तरह उसे टॉर्चर किया करती थी। लोवुड में भरपेट खाना नहीं मिलता था और पतले कपड़ों में ठंड की वजह से वहाँ टाइफस तेज़ी से फैल रहा था। हेलेन को भी टाइफस हो जाता है। उस वक्त जेन उसके साथ थी और फिर हेलेन की मौत हो जाती है और इस बात से जेन काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि लोवुड में एक हेलेन ही थी जो उसका ख्याल रखती थी। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जेन स्केच कर रही होती है। डायना वो स्केच देख काफ़ी खुश होती है और जॉन को दिखाती है। जॉन उसकी इस कला से काफ़ी इम्प्रेस होता है। दूसरे दिन जेन उससे काम के बारे में पूछती है। वो उसे विलेज के एक स्कूल में टीचिंग पोजीशन दे देता है और जेन भी इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं जेन ने लोवुड में 6 सालों का वक्त बिता लिया है और 2 साल उनसे वहाँ टीचर का काम भी किया है, पर अब जेन ने लोवुड से जाने का सोच लिया है। वो वहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है और उसे एक घर में प्राइवेट ट्यूटर की नौकरी भी मिल गई है। जेन थॉर्नफील्ड हॉल आ जाती है। वो काफ़ी बड़ा घर था। वहाँ वो उस घर के केयर टेकर से मिलती है। उसका नाम फेयरफैक्स है। वो जेन को घर के बारे में समझाती है। फेयरफैक्स जेन को उसका कमरा दिखाती है। वो अपनी बातों में रॉचस्टर का जिक्र करती है। जेन पूछती है कि वो कौन है। फेयरफैक्स बताती है रॉचस्टर इस घर के मालिक हैं। वो काम से बाहर ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं। सुबह वो जाकर एडेल से मिलती है जो कि एक फ्रेंच लड़की है। जेन को यहाँ एडेल की ट्यूटर के लिए रखा गया है। एडेल एक अनाथ लड़की थी। रॉचस्टर ने उसे गोद लिया है, पर घर में सबको लगता है कि वो रॉचस्टर की ही बेटी है। दूसरे दिन फेयरफैक्स जेन को कुछ लेटर्स पोस्ट करने के लिए देती है। रास्ते में जाते वक्त वो देखती है एक शख्स घोड़े से गिर जाता है। किसी तरह वो उठता है, पर वो जेन की मदद लेने से इनकार कर देता है। उसके पूछने पर जेन बताती है कि थॉर्नफील्ड में वो एक ट्यूटर है। जेन उसका घोड़ा पकड़कर उसके पास ले आती है, पर उसका बर्ताव जेन के प्रति काफ़ी रूखा था। फिर वो अपने घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल जाता है।
जेन थॉर्नफील्ड आ जाती है तो फेयरफैक्स बताती है कि रॉचस्टर यहाँ आए हुए हैं और उनका घोड़ा बाहर गिरा था जिससे उनके पैरों में चोट आ गई है। जेन को पता चल जाता है कि बाहर वो जिस शख्स से मिली थी वो कोई और नहीं रॉचस्टर ही है। रॉचस्टर जेन को बुलाता है। वो जेन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। जेन बताती है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने घोड़े से गिरने का जिम्मेदार जेन को ठहराता है। उसका कहना था कि जेन ने उसके घोड़े को सम्मोहित कर लिया था, पर जेन इस बात से साफ इनकार करती है। जेन को रॉचस्टर के इस बर्ताव से काफ़ी बुरा लगता है। एक रात रॉचस्टर उसे अपने पास बुलाता है और उसे खुलकर बात करने के लिए कहता है। जेन उसे बताती है कि तुम्हारे बात करने का तरीका बिल्कुल गलत है और इस तरीके से लोगों के मन पर काफ़ी चोट पहुंचती है। रॉचस्टर भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है कि उसे लोगों से ढंग से पेश आना चाहिए। वो उसे अपने ऐसे होने की वजह बताता है। जब वो जेन की उम्र का था तो उसे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और तब से आज तक वो ऐसा ही है। वो भी जेन की बातों से काफ़ी प्रभावित होता है। रात जब जेन अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे किसी महिला के हंसने की आवाज़ आती है। वो बाहर की तरफ जाती है। वो देखती है वो आवाज़ रॉचस्टर के कमरे से आ रही है। वो देखती है रॉचस्टर के कमरे में आग लगी है और वो सो रहा है। जेन उसे जगाती है। दोनों उस आग को मिलकर बुझाते हैं। वो उसके यहाँ आने की वजह पूछता है। वो बताती है कि मैंने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। वो उसे उसी कमरे में रुकने के लिए कहता है और ख़ुद बाहर चला जाता है। सुबह वो वापस आता है। वो कहता है यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। जेन जाने लगती है। वो उसे रोकता है। दोनों अब एक दूसरे के लिए बहुत कुछ महसूस करने लगे थे। वो जेन का हाथ अपने हाथों में लेता है और बताता है कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया हूँ। जेन वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब उसे भी रॉचस्टर का ही ख्याल आने लगा था। उसकी आंखों में उसे अपने लिए वो प्यार दिखा जिसकी वो तलाश में थी। अचानक से सब कुछ जेन के लिए बदल गया था। उसे हर एक चीज़ नई और पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। दूसरे दिन रॉचस्टर थॉर्नफील्ड से बाहर गया हुआ था। जेन के पूछने पर फेयरफैक्स बताती है वो अपनी होने वाली वाइफ ब्लैंच को लेने गए हैं। उनके साथ और भी लोग आने वाले हैं। इस बात से जेन काफ़ी दुखी हो जाती है। दूसरे दिन वो सब वहाँ आ जाते हैं। शाम जेन सबके साथ रूम में बैठी होती है। ब्लैंच सिंगिंग करने लगती है। जेन वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। रॉचस्टर उसके पीछे आता है। उसके पूछने पर जेन बताती है वो काफ़ी थक गई थी। रॉचस्टर को पता था उसके ऐसा करने की वजह कुछ और है। उसी वक्त वहाँ एक शख्स आया था जमाइका से। उसका नाम रिचर्ड था। उसके आने से रॉचस्टर काफ़ी निराश हो गया था। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो सबको एक चीख सुनाई देती है। सब अपने कमरे से बाहर आते हैं पर रॉचस्टर उन्हें समझाता है कि यहाँ कुछ नहीं है, सब अपने कमरे में जाकर सो जाएं। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। रॉचस्टर जेन को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ रिचर्ड घायल पड़ा हुआ था। उसके पीठ में एक गहरी चोट लगी थी। वो जेन को उस चोट को साफ करने के लिए कहता है। रॉचस्टर डॉक्टर को लाने चला जाता है और जेन को रिचर्ड से बात करने के लिए मना करता है। उसके जाने के बाद जेन को वहाँ कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है रॉचस्टर के कमरे में एक सीक्रेट डोर है और आवाज़ें वहीं से आ रही हैं। जेन काफ़ी डर जाती है। रॉचस्टर वहाँ डॉक्टर को लेकर आ जाता है और डॉक्टर रिचर्ड को अपने साथ लेकर चले जाता है। रिचर्ड के जाते ही रॉचस्टर चैन की सांस लेता है, मानो जैसे उसे रॉचस्टर के किसी राज का पता हो। जेन उससे रिचर्ड के बारे में पूछती है पर वो उसे कुछ नहीं बताता। वो कहता तुम ये बात किसी से मत बताना क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ। रॉचस्टर कहता है मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं पर अब मेरे जीवन में नई स्त्री आ गई है। जेन वहाँ से चली जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो ब्लांच की बात कर रहा है। दूसरे दिन जेन को एक लेटर आता है। वो लेटर उसकी आंट सारा ने भेजा था। जेन रॉचस्टर के पास छुट्टियों के लिए जाती है। जेन बताती है आंट के बेटे जॉन ने सुसाइड कर लिया है और आंट भी अब बहुत बीमार है तो मुझे जाना होगा। रॉचस्टर उससे कहता है कि वो सब कुछ निपटा कर जल्दी आ जाए। हम देखते हैं जेन अपने आंट के घर आई है। सारा जेन से माफ़ी मांगती है। जो उसने उसके साथ किया वो गलत था। जेन उसे माफ़ कर देती है। सारा उसे एक लेटर देती है। वो लेटर उसके एक अंकल ने भेजा था जो मेडियरा में रहते हैं। वो जेन को अपना वारिस बनाना चाहते थे क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है। वो लेटर लगभग 3 साल पुराना था।
सारा बताती है कि जब वो लेटर आया था तो वो लोवुड में थी, तो उसने उसके अंकल से झूठ बोल दिया था कि जेन की लोवुड में ही मौत हो गई है। ये बताकर सारा रोने लगती है, पर इतना कुछ होने के बाद भी जेन सारा को माफ़ कर देती है। जेन अपने अंकल को मैडियरा लेटर लिखती है कि वो ज़िंदा है, शायद किसी दिन वो उनसे मिले, और वो बताती है कि अभी मैं रॉचेस्टर के यहाँ रहती हूँ, और जेन वहाँ से थॉर्नफील्ड हॉल आ जाती है। रॉचेस्टर उसे देख काफ़ी खुश होता है और वो जेन से काफ़ी अच्छे से पेश आता है। दूसरे दिन जेन रॉचेस्टर से मिलती है। वो बताती है वो थॉर्नफील्ड छोड़कर जा रही है। वो जेन को रुकने के लिए कहता है। जेन अपने सभी फीलिंग्स को खुलकर बयां कर देती है। रॉचेस्टर बताता है कि वो शादी नहीं करेगा, पर वो थॉर्नफील्ड छोड़कर न जाए। जेन थॉर्नफील्ड में रुकने की उससे एक वजह मांगती है। वो जेन को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। जेन इमोशनल हो जाती है क्योंकि रॉचेस्टर ने उसके मन की बात कर दी थी। घर में फेयरफैक्स उन्हें साथ देखती है। वो जेन से कहती है कि तुम रॉचेस्टर के लिए काफ़ी यंग हो और उसे दूरी बनाकर रखो, पर जेन को लगता है कि फेयरफैक्स नहीं चाहती कि रॉचेस्टर उसके करीब आए, पर अब जेन भी नहीं रुकना चाहती थी। उसने रॉचेस्टर के साथ अपने ज़िंदगी के सारे सपने सजा लिए थे। वो दोनों एक साथ काफ़ी वक्त बिताने लगे थे। रॉचेस्टर भी जेन से काफ़ी प्रभावित था क्योंकि जेन के साथ वो खुद को काफ़ी खुश महसूस करता था। दूसरे दिन जेन शादी के लिए तैयार होती है, पर रॉचेस्टर काफ़ी घबराया हुआ था। वो जेन को जल्दी जल्दी चर्च लेकर जाता है, पर जेन को कुछ समझ नहीं आता। तभी चर्च में रिचर्ड अपने वकील को लेकर आ जाता है। रॉचेस्टर ने जमाइका में 15 साल पहले रिचर्ड की बहन से शादी की थी। उसका नाम बर्था है और इस बात का उसके पास रजिस्टर्ड पेपर भी है। रॉचेस्टर जाकर उसका गला दबाने लगता है। वो जेन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ अपने कमरे में उस सीक्रेट रूम में ले जाता है। वहाँ एक महिला थी। वो बर्था थी, रिचर्ड की बहन, जो दिमागी रूप से पागल है। रॉचेस्टर ने उसकी बहन से शादी सिर्फ पैसों के लिए किया था। 15 साल से उसने उसे इसी कमरे में बंद करके रखा है। उसके नौकर बस उसकी देखभाल करते हैं। रॉचेस्टर नहीं चाहता था कि किसी को उसके बारे में पता चले। रॉचेस्टर ने उसे असाइलम भेजने से अच्छा घर में ही रखना उचित समझा। जेन ये सब जानकर काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसके भाग्य में सिर्फ दुखों के सिवा और कुछ नहीं है। रात रॉचेस्टर उसके पास आता है। जेन की खामोशी से वो काफ़ी दुखी हो गया था। जेन बताती है कि उसे थॉर्नफील्ड छोड़ के ही जाना होगा। रॉचेस्टर उसे जाने से मना करता है। वो बताता है ये वही पास्ट है जिसका जिक्र वो अक्सर किया करता था, जिसने उसे ऐसा बना दिया था। पर जब से वो जेन से मिला है तब से सब कुछ बदल गया है। दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, पर जेन ने वहाँ से जाने की ठान ली थी। सुबह जेन थॉर्नफील्ड छोड़कर भाग जाती है और रोने लगती है। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। जॉन जेन के स्कूल आया है। जॉन वही शख्स है जिसके दरवाजे पर जेन बेहोश होकर गिर गई थी और उसने ही उसे ये काम दिया था। वो जेन से काम के बारे में बात करता है। जेन उसे बताती है कि वो इस काम से काफ़ी खुश है। जेन वहीं रहती भी है और वहीं पढ़ाती भी है। रात वहाँ जॉन फिर से आता है। जेन ने अपना नाम उसे इलियट बताया था, पर जब वो जेन को उसके असली नाम से पुकारता है तो जेन चौंक जाती है। जॉन को जेन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसे रॉचेस्टर और जेन के अफेयर के बारे में भी पता था। जॉन बताता है कि उसके अंकल की मैडियरा में मौत हो गई है और वो अपनी वसीयत के वारिस जेन को बना गए हैं। लगभग $2 मिलियन की प्रॉपर्टी है। जेन कहती है वो अपनी वसीयत को जॉन और उसकी 2 बहनों में बांटना चाहती है, पर जॉन उसे समझाता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो उन पैसों से अच्छी ज़िंदगी जी सकती है, पर जेन मना कर देती है। जॉन उसकी बात मान जाता है। बदले में जेन कहती है वो उसके परिवार में उसका हिस्सा बन के रहना चाहती है। जॉन मान जाता है। शाम जॉन उसके पास आता है। वो बताता है मैं 6 हफ्ते बाद इंडिया के लिए निकल रहा हूँ। वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती। रात जेन इस बारे में काफ़ी सोचती है। सुबह जेन बताती है कि वो उसके साथ इंडिया जाने के लिए तैयार है, पर जॉन कहता है उसके लिए उसे उससे शादी करनी होगी। बिना उसके वो उसे नहीं ले जा सकता। जेन बताती है कि मैं तुम्हें एक भाई की नज़र से देखती हूँ और मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। जेन उसका प्रपोज़ल ठुकरा देती है। उसे रॉचेस्टर की याद आने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रॉचेस्टर कहीं आसपास ही है, और उसे समझ आता है जितना प्यार उसे रॉचेस्टर से मिला था शायद ही कोई पुरुष उसे दे सकता है।
जेन दूसरे दिन थॉर्नफील्ड आ जाती है। वो देखती है पूरा घर जल के खाक हो चुका है, सिर्फ दीवारें ही बची हैं। जेन ये देख काफ़ी इमोशनल हो जाती है, सब कुछ जल के राख हो चुका था। वहाँ वो फेयरफैक्स को देखती है। वो बताती है कि जब एक दिन सब सो रहे थे तब रॉचस्टर की वाइफ बर्था ने पूरे घर में आग लगा दी और सब कुछ उस आग में जल गया और बर्था ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। रॉचस्टर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर तब तक वो कूद चुकी थी। फेयरफैक्स जेन के लिए अपना दुख व्यक्त करती है कि वो बिना बताए यहाँ से चली गई थी, वो उसकी मदद कर सकती थी। वो जेन को गले लगा लेती है। जेन देखती है रॉचस्टर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस दिन आग लगने से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। वो जेन को छूकर पहचान जाता है। जेन उसे इस तरह से देख के दुखी हो जाती है। रॉचस्टर उससे कुछ नहीं कह पाता। उसे डर था कहीं उसकी ये हालत देख जेन उसे छोड़कर न चली जाए, पर जेन कहती है कि अब वो दोबारा उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रॉचस्टर उसे गले लगाता है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक नोवेल पर बेस्ड है और ये नोवेल 1847 में लिखा गया था। जो इसकी ऑथर है उनका नाम चार्लोट ब्रॉन्ट है। ये नोवेल क्लास, सेक्सुअलिटी, रिलीजियन और फेमिनिज़म इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।